हेलो एंड वेलकम टू फाइनेंशियल फ्रीडम। आज वापस से हम लोग एक इम्पोर्टेंट जर्नी पे चलेंगे। हम लोगों ने जो फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी है स्टार्ट की है, तो हम लोग मिल करके ज़रूर जो भी इस चैनल से जुड़ रहे हैं एंड जुड़ेंगे वो सब मिल करके हम लोग मिल करके फाइनेंशियल फ्रीडम जल्द ही अचीव करेंगे। एंड आई एम श्योर कि जो वैल्यू मैं दे रहा हूँ इस चैनल के माध्यम से वो आप लोगों को अच्छा लग रहा है, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर किया करें। जो भी लोग लॉस कर रहे हैं शेयर मार्केट में उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं ताकि उनके लॉसेस ख़त्म हो और धीरे धीरे प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ आना चालू करें। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने पहले भी बनाया है, जैसे ईटीएफ के बारे में। अगर जिन्हें बहुत अच्छे से नॉलेज नहीं है वो ये वीडियो ज़रूर जा करके देखें, ईटीएफ द रियल जेम्स ऑफ स्टॉक मार्केट। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मैंने बनाई है और इसमें हर चीज़ पॉइंट बाय पॉइंट क्लियर किया है रिलेटेड टू ईटीएफ। ये भी वीडियो ज़रूर जा करके देखें कि मार्केट की गिरावट कब रुकेगी। कुछ सीक्रेट डेटा मैंने दिए हैं, कुछ डेटा जो बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट को एनालाइज करने के लिए, ये मैंने बताया है इस वीडियो में। तो ज़रूर जा करके देखें, इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। जो मार्केट में जो गिरावट हो रही है कंटिन्यू, तो बहुत सारे लोग पैनिक कर रहे हैं एंड बहुत सारे लोग मार्केट छोड़ रहे हैं। तो ये वीडियो जब आप जा करके देखेंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा एंड आप कंटिन्यू कर सकते हैं इस मार्केट में। एक वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, 3000% रिटर्न्स एवरी ईयर फ्रॉम स्टॉक मार्केट, इज इट पॉसिबल। तो वो भी वीडियो ज़रूर जा करके देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूं। एंड जो टॉपिक है ये इन्फ्लेशन पे है आज, कि कैसे हम इन्फ्लेशन को हेज कर सकते हैं विद द राइट एसेट। जो हमारे पास ईटीएफ है, तो सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूं। मैं बैंक में काम करता हूं, सो आई एम ए बैंकर इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र। सो मेरा ये यूट्यूब चैनल बनाने का मोटिव ही यही है। जो मैं बैंक में देखता हूँ लोगों को कि पैसे तो कमा रहे हैं, बहुत सारे लोग जिनके पास तो बेचारे के पास पैसा नहीं है, तकलीफ है उनको पैसे की, तो उस उनको मैं हेल्प कर पाऊँ कि हाउ टू अर्न मनी। सो वो लोग सीख करके धीरे धीरे अपने पैसे को ग्रो करना स्टार्ट करेंगे। एंड बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि जिनके पास पैसे हैं बट दे डोंट नो हाउ टू मैनेज। कौन कौन से एसेट क्लास हैं जो रिस्क फ्री आपको बहुत अच्छा रिटर्न्स प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या क्या एसेट्स हैं, कैसे कैसे हम पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते हैं, पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं। सो नहीं जानते हैं बहुत सारे लोग। तो मेरा इस चैनल को बनाने का मकसद ही यही है और इसलिए मैंने इस चैनल का नाम फाइनेंशियल फ्रीडम रखा है, ताकि हम लोग सब मिल करके फाइनेंशियली जल्दी से फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करें। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। तो आज का टॉपिक, सबसे पहले हम इन्फ्लेशन को समझेंगे। महंगाई, जो इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, महंगाई है क्या और कैसे इम्पैक्ट कर रहा है अपने आप को। अगर मैं इसको अलग टर्म्स में बोलूँ, एक दूसरे टर्म्स में बोलूँ, तो जो मैंने लिखा हुआ है दीमक, ये एक दीमक है और कुछ भी नहीं है। ये जिस तरीके से एक दीमक लकड़ी को खा खा करके ख़त्म कर देता है, ये दीमक हमारे फाइनेंशियल फ्रीडम को नहीं अचीव करने में पूरी ताकत झोंक रहा है अपना। पूरी तरीके से हमें जो है हमारे पैसे को, हमारे फाइनेंस को ये दीमक खा रहा है, जिसका नाम है इन्फ्लेशन। दो चीज़ें हैं, इन्फ्लेशन एंड टैक्सेशन। ये दोनों अगर मैनेज करने नहीं आया तो आप फाइनेंशियली फ्री या मैं फाइनेंशियली फ्री नहीं हो सकता हूँ। कुछ भी कर लें, इसके लिए हमें प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपर नॉलेज की ज़रूरत होगी, जो मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाता रहता हूँ। एंड मैं देख रहा हूँ आप लोग वीडियो को पसंद भी कर रहे हैं मेरी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। लाइक शेयर करने के बाद और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। तो चलते हैं इन्फ्लेशन को देखते हैं। और इन्फ्लेशन के कुछ डेटा मैंने निकाले हैं, शॉकिंग डेटा, आप लोग देखिए और देख करके समझने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं इन्फ्लेशन एंड टैक्सेशन। टैक्सेशन आज नहीं करेंगे, सिर्फ इन्फ्लेशन करेंगे। तो सबसे पहले फूड इन्फ्लेशन देखते हैं और इसका डेटा देखते हैं। तो फूड इन्फ्लेशन ही मैंने पहले क्यों चुना है, बिकॉज फूड इन्फ्लेशन जो है ये हमारी बेसिक नेसेसिटी है। अगर खाना ही नहीं मिलेगा तो हम जिंदा कैसे रहेंगे। ये फूड इन्फ्लेशन आप लोगों को डेटा से तो मैं बताऊंगा ही, बट आप लोग खुद ऑब्जर्व कर रहे होंगे, जब मार्केट में सब्जी लेने जाते होंगे, टमाटर का रेट, आलू का रेट, प्याज का रेट देख करके समझ में आ रहा है, बट उसको डेटा से समझते हैं। सो आप देखो अक्टूबर 2024 में हमारा इन्फ्लेशन का जो रेट है वो 6.2% पहुंच गया है, एक 14 मंथ हाई। सो क्यों? क्योंकि फूड का इन्फ्लेशन 10%, 10.5%, लगभग आप 11% समझ सकते हैं कि इंक्रीज किया फूड का प्राइस, जिसके वजह से जो हमारा इन्फ्लेशन का रेट है वो 6.2 पहुंच गया है। अगर आप नवंबर में देखेंगे 2024 में, तो थोड़ा सा इन्फ्लेशन का रेट कम हुआ है, जो 5.48 है। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा फूड का रेट कम हुआ, जो 9% का इन्फ्लेशन रेट है। फूड के बाद आप, सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए जो है वो मेडिकल है। मेडिकल अगर इन्फ्लेशन देखा जाए तो सितंबर
5th 2024 का अगर डेटा देखते हैं तो मेडिकल इन्फ्लेशन का रेट 14% से इंक्रीज कर चुका है, जो हाईएस्ट है किसी भी एशियन कंट्रीज के रेट में। सो आप देख सकते हो कि हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम 15 से 20% इंक्रीज किया इन 2024 में, लास्ट ईयर के 23 के कंपेयर में। सो यू कैन इमेजिन कि जो बेसिक नेसेसिटी है हमारी, फूड, मेडिकल, ये सारी किस रेट से ग्रो कर रहे हैं आप देख लो, और देख करके इसको समझो। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो पेट्रोल का प्राइस है। अब पेट्रोल का प्राइस मैंने क्यों मेंशन किया, बिकॉज ये सबसे मेजर चीज है इन्फ्लेशन को ग्रो करने में। बिकॉज जो ट्रांसपोर्टेशन है वो पेट्रोल डीजल से ही चलता है। अगर पेट्रोल डीजल की प्राइसेस हाई होंगे तो कहीं पर भी ट्रांसपोर्टेशन जहां कॉस्टली होगा, इन्फ्लेशन का रेट बढ़ेगा। अगर पेट्रोल की प्राइस देखा जाए तो दिसंबर 2003 में ये पेट्रोल का प्राइस 32.7 रुपीज पर लीटर था। अभी 2015 में अगर इसको देखा जाए तो 60 रुपए के ऊपर पहुंच गया, जो 85% ग्रो हुआ है 2003 से। कैन यू इमेजिन दिस डेटा? क्या ये डेटा शो कर रहा है हमें? आज जो जनवरी 2025 में अगर रेट देखें तो 94.77, ये बड़े शहरों की बात कर रहा हूँ मैं, जो छोटे शहर हैं वहां पे आज पेट्रोल का प्राइस 100 रुपीज से ऊपर क्रॉस कर चुका है। सो कैन यू इमेजिन कि क्या हो रहा है हमारे साथ? तो क्या अब जो क्वेश्चन आता है कि क्या हमें जरूरी नहीं है कि हम एजुकेशन लें और ऐसे एसेट्स जानने की कोशिश करें जहां पर से हम अपने इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं? बहुत सारे लोग बैंक में, मैं देखता हूँ क्योंकि मैं बैंकर हूँ, तो मैं देखता हूँ कि वो अपने अकाउंट में पैसा रखते हैं बहुत सारे। मतलब अच्छे खासे फंड उन्होंने मैनेज कर रखे हैं। अगर आप इंटरेस्ट रेट देखोगे तो क्या इंटरेस्ट रेट मिलता है एक सेविंग बैंक अकाउंट पे? 2% से लेकर के 2.5% का इंटरेस्ट रेट मिलता है, और हमारा इन्फ्लेशन जो है वो 6% का है। मतलब आप बैंक अकाउंट में पैसा रख करके क्या सोच रहे हो कि अगले साल वो ग्रो कर जाएगा 2% के इंटरेस्ट रेट पे? 1 लाख का 1,02,000 मिलेगा, बट आप देखो ना 6% का इंटरेस्ट रेट है। अगर 6% का इंटरेस्ट रेट है तो 1 लाख रुपए ने अपनी वैल्यू खो करके अगले साल सिर्फ 94,000 कर दिया है। 94,000 पे आपको 2% का इंटरेस्ट रेट मिल भी गया तो आप, यही तो है, आप अपने पैसे को दीमक लगा रहे हो, और कोई नहीं चाहता है ये। तो आज हम लोग ईटीएफ को समझेंगे कि कैसे ईटीएफ एक बेस्ट हेजिंग ऑप्शन है। तो जो पॉइंट है कि हाउ ईटीएफ कैन हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हेजिंग क्या होती है, हेजिंग कैसे करते हैं हम लोग। तो हेजिंग एक ऐसा, हेजिंग का मतलब होता है कि अगर आप किसी चीज से परेशान हो, किसी चीज से, तो आप उसके बदले में एक ऐसा चीज यूज कर रहे हो। जैसे इन्फ्लेशन के अगेंस्ट अगर हम ईटीएफ को यूज कर रहे हैं तो ऐसे हेज कर रहा है कि ये ईटीएफ अपनी वैल्यू इन्फ्लेशन के अगेंस्ट ईयर ऑन ईयर बढ़ा रहा है, और या फिर अपनी वैल्यू को ये मेंटेन करके रख रहा है। ओवरऑल लास्ट पीरियड ऑफ टाइम आप देखोगे, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आप देखोगे, तो ये अपनी वैल्यू को मेंटेन करके रख रहा है या फिर बढ़ रहा है। तो अगर हम दूसरे पॉइंट की तरफ आते हैं तो हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन हेजिंग ईटीएफ, क्या क्या टाइप हो सकते हैं जो हमारे ईटीएफ के, जो इन्फ्लेशन को हेज करने में मदद करते हैं। सबसे पहला चीज जो कॉमन है वो है गोल्ड, सिल्वर, ये आते हैं हमारे कमोडिटी ईटीएफ में। कमोडिटी ईटीएफ में आते हैं ये। अब गोल्ड सिल्वर सबको पता है कि ये हेजिंग के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। गोल्ड एक 8-9% के काइंड ऑफ रिटर्न्स ईयर ऑन ईयर प्रोवाइड कर देता है। तो ये एक, यही एग्जांपल हुआ कि ये एक ऐसा एसेट है जो अपने वैल्यू को मेंटेन रखता है। बट क्यों हम फिजिकल गोल्ड हम क्यों प्रीफर नहीं करते हैं अगेंस्ट ईटीएफ? बिकॉज जब हम गोल्ड बाई करते हैं, फिजिकल गोल्ड बाई करते हैं, तो दो तीन चीजें हमें इंपॉर्टेंट है जो ध्यान देनी पड़ती हैं कि गोल्ड बाई करेंगे तो उस पर जीएसटी देंगे, उस पर मेकिंग चार्जेस देंगे, और उसको रखने के लिए हमें प्रॉब्लम होगा, जहां पर भी रखेंगे बहुत कॉन्शियस रहना पड़ेगा। तो ईटीएफ इसका एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेट है डिजिटली। अगर हम इसको आकर के थोड़ा सा चार्ट पे देखने की कोशिश करें तो इस पे समझ समझ में और क्लियर आएगा। गोल्ड ईटीएफ लिखते हैं, गोल्ड बीज। सो इसको अगर देखा जाए तो ये ओवर 5 ईयर्स के पीरियड में ये मैक्सिमम लगा लेते हैं। तो आप देखो जिस तरीके से गोल्ड का प्राइस ऊपर जा रहा है, ये तो जा ही रहा है ऊपर, ये तो बेस्ट हेजिंग ऑप्शन है ही है। बट इसमें हम ट्रेड भी कर सकते हैं। तो अगर हम 1 साल का वैल्यू देखें तो ये मल्टीपल टाइम आप यहां से देख सकते हो कि यहाँ पे एक गिरावट हुई और यहां से ऊपर चला,
तो अगर यहाँ पे आप देखो, तो यहाँ पर जो आपको एक डिप दिख रही थी, यहाँ पे अगर मैंने इन्वेस्टमेंट किया और यहाँ पर जो हाई बनाया था, तो मैंने कर्व का इस्तेमाल किया, इसके वेव्स का इस्तेमाल किया, तो 27 फरवरी 2024 को अगर मैंने इन्वेस्ट किया, तो 16 अप्रैल 2024 में ही मैंने 17% के रिटर्न्स मैंने कमा लिए इसमें। एंड सबसे बड़ी बात है कि इसको बेचने के टाइम में मुझे कोई जीएसटी नहीं, कोई फिजिकल गोल्ड कहीं ले जाने की जरूरत नहीं थी। मैंने ऑनलाइन इसको बाय किया, सेल किया। तो ये ईटीएफ एक बेस्ट हेजिंग ऑप्शन है, बिकॉज इसमें मल्टीपल चीजें हैं। एक तो सबसे पहला चीज है कि ये डाइवर्सिफाइड होता है, प्रॉपर डाइवर्सिफाई होता है। ये तो मैंने कमोडिटी ईटीएफ का एग्जांपल लिया है। अगर मैं ब्रॉडर मार्केट इंडेक्स की बात करूं या सेक्टोरियल मार्केट के इंडेक्स की बात करूं, जैसा मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया कि कितने टाइप के ईटीएफ होते हैं, वो वीडियो जरूर जाकर के देखें, तो ईटीएफ का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा आपको। तो ईटीएफ, अगर ब्रॉडर मार्केट ईटीएफ देखो, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये कितना डाइवर्सिफाई होता है, आप देख करके समझिए इसको। सो मैंने एक ब्रोकर जो मैं यूज करता हूँ, एंजल ब्रोकिंग यूज करता हूँ, एंजल वन। तो अगर इसको मैं देखूं, निफ्टी 20 को, स्टॉक डिटेल में जाते हैं, तो निफ्टी 20 ये तो एक स्टॉक्स के जैसा काम करता है ईटीएफ, बट इसके अंदर देखो कितनी कंपनीज होती हैं। अगर आप देख रहे होगे इसके अंदर होल्डिंग्स, तो इस निफ्टी 20 के अंदर एचडीएफसी बैंक भी है, आईसीआईसीआई बैंक भी है, सबके एलोकेशन दिए हुए हैं यहाँ पे। सी, तो आपका रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाता है, बिकॉज डाइवर्सिफिकेशन इसके अंदर है। कोई एक कंपनी फेल्योर हो सकती है ना, सारी की सारी नहीं होंगी। अगर सारी की सारी कोई एक कंपनी इनमें से फेल्योर हो जाती है, तो उसको हटा दिया जाता है, दूसरी कंपनी को ले आया जाता है, और इस तरीके से इंडेक्स लंबे टाइम में हमेशा ऊपर की तरफ चलता है। तो ये समझ में आ गया आपको कि ये बहुत डाइवर्सिफाई होता है, ओवर डाइवर्सिफाई होता है, इसलिए हमारा रिस्क बहुत मैनेज्ड होता है। तो ये तो एक एसेट हो गया जो लंबे टाइम में हमें रिटर्न्स बहुत अच्छे प्रोवाइड करके देता है। अभी मैं इसके रिटर्न्स भी दिखाऊंगा। सो एक चीज तो ये हो गया। दूसरी चीज है, चलिए मैं इसके रिटर्न्स दिखाता हूं। अगर निफ्टी 50 के मैं रिटर्न्स आपको दिखाऊं, निफ्टी 20 के, तो यहाँ पे एक टाइप करते हैं, निफ्टी 20। आप देखो क्या जबरदस्त चीज है ये मार्केट में। इसीलिए मैंने जो लास्ट वीडियो बनाया था, ये द रियल जेम ऑफ स्टॉक मार्केट, दिस ईटीएफ। तो ये देखिए, अगर हम देखें, तो इसकी शुरुआत हुई थी 2002 में इस ईटीएफ की। तो ये 2002 से लेकर के अब तक का जो रिटर्न्स है इसका, ये 2335% के रिटर्न्स हैं। तो ये एक साल के कितने रिटर्न्स हो गए अगर आप देखोगे। अभी चल रहा है 2025, 2025 चल रहा है, और ये आया था 2002 में। तो ये कितने साल हो गए, 2025 को आप 2002, ये 23 साल हो गए इसको आए हुए इस ईटीएफ को। तो 23 साल, अब 23 साल में इसने कितने रिटर्न्स दिए हैं, इसने रिटर्न दिए हैं 2335% के रिटर्न्स। तो डिवाइडेड बाई 23 कर दीजिए, तो आप देख सकते हो कि ये जो रिटर्न्स आपको प्रोवाइड कर रहा है, ये लगभग 101% के रिटर्न्स हर साल आपको प्रोवाइड कर रहा है, रिस्क फ्री। और क्या चाहिए मार्केट में इससे अच्छा एसेट। बट ये अगेन मैं बता दूं कि ये सिंपल इंटरेस्ट है, ये कंपाउंडिंग इंटरेस्ट नहीं है, दोनों में डिफरेंस होता है। ये सिर्फ कैलकुलेशन मैंने समझाने के लिए इसलिए दिया है कि आप समझो कि ये चीजें लॉन्ग टर्म में आपको ऊपर की तरफ जाती हैं, और ये बेस्ट हेजिंग ऑप्शन है रादर देन स्टॉक या कोई भी चीजों से। ठीक है, अब चलते हैं अपने टॉपिक पे। अब और डिटेल में इसको समझते हैं, ये कैसे एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है इन्फ्लेशन के अगेंस्ट। तो पहले मैंने बताया कि डाइवर्सिफाई होता है बहुत ज्यादा। दूसरा, ये लो कॉस्ट होता है। अब आइए देखते हैं ये कितना लो कॉस्ट होता है। किसी भी म्यूचुअल फंड का अगर आप एक्सपेंस रेशियो देखते हो और इसका एक्सपेंस रेशियो देखो, तो इसका एक्सपेंस रेशियो आप देख सकते हो कितना सस्ता है। इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.04%। आप सोचो कितना सस्ता है ये, कितनी जबरदस्त चीज है ये। तो ये एक जबरदस्त चीज है जो आपको अगेंस्ट ईटीएफ, अगेंस्ट इन्फ्लेशन ईटीएफ आपको हेज करता है। और टाइप ऑफ इन्फ्लेशन हेजिंग ईटीएफ भी मैंने बता दिया। कमोडिटी ईटीएफ हो सकता है वो, जैसे गोल्ड सिल्वर। ब्रॉडर मार्केट ईटीएफ हो सकता है, सेक्टोरियल मार्केट हो सकता है, थीमेटिक हो सकता है। ठीक है, अब चलते हैं स्टेप्स टू सेलेक्ट द राइट ईटीएफ। ये बहुत जरूरी है समझना, क्या क्या स्टेप होते हैं हमें एक अच्छे ईटीएफ को चूज करने के लिए। तो जैसा मैंने पहले बताया था कि जब भी आप ईटीएफ सेलेक्ट करो, और लास्ट तक इस वीडियो में आप बने रहें ताकि मैं आपको कुछ ईटीएफ रिकमेंड भी करूंगा। तो आप जब देखोगे
तो आपको सबसे पहले तो एयूएम देखना है कि उसका एयूएम कितना बड़ा है। अगर आप निफ्टी 20 का देख रहे हो तो 66,000 करोड़ का इसका एयूएम है। आप सोचो कितना जबरदस्त। एक्सपेंस रेशियो देखो कितना कम है, कितना सस्ता है ये दो चीजें। और एक तीसरी चीज वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इसका वॉल्यूम है। वॉल्यूम क्या होता है? जैसे जब कोई स्टॉक्स या ईटीएफ मार्केट में ट्रेड होता है तो वॉल्यूम से पता चलता है कि कितना ट्रेड हो रहा है, क्या इसमें बायर्स हैं, सेलर्स हैं। क्योंकि अगर आपने बाई कर लिया और सेलर्स ही अवेलेबल नहीं है तो फिर किसको बेचोगे आप? या फिर आपको बाई करना है और सेलर्स ही अवेलेबल नहीं है तो किससे खरीदोगे? तो ये सब चीजें देखनी बहुत जरूरी है एक राइट ईटीएफ को चूज करने से पहले। और ईटीएफ को जरूर उसके चार्ट को जा करके देखें कि लॉन्ग टर्म में वो क्या ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर ये ऊपर की तरफ ही जा रहा है और तीन चार चीजें जो मैंने बताई है उसको कंसीडर करके ही फिर हम ईटीएफ को बाई करेंगे। ये है राइट मेथड, ये है राइट स्टेप एक ईटीएफ को परचेज करने के लिए। अब हमें देखना है कि क्या क्या कॉमन मिस्टेक है जो हम लोगों को अवॉइड करना है, जो ईटीएफ लेने से पहले हमें अवॉइड करना है। ईटीएफ अच्छे तो हैं, सारी चीजें अच्छी हैं, लेकिन कुछ मिस्टेक भी तो है जो हम लोग करते हैं। तो सबसे पहला चीज जो हमें ध्यान देना है, किसी भी एक सेक्टर में या किसी भी एक एसेट क्लास में आपको बहुत ज्यादा पैसा नहीं डालना है। आपका पैसा हमेशा डाइवर्सिफाई होना चाहिए। तो ये इससे आपको जो है वॉलेटिलिटी जो आएगी, मान लीजिए किसी स्टॉक्स में आप ओवर बाय हो और वो स्टॉक्स नहीं चल रहा है तो आपका पोर्टफोलियो तो कंटिन्यू गिरेगा। बट अगर आपने गोल्ड ईटीएफ ले रखा है, आपने इक्विटी के ईटीएफ ले रखे हैं, तो आपने देखा होगा कि इक्विटी जब परफॉर्म नहीं करती है तो कमोडिटी गोल्ड सिल्वर परफॉर्म करता है, तो आपका पोर्टफोलियो बहुत मैनेज्ड रहेगा। तो ये सब चीजें देखनी है अपने हमें। जो कॉमन मिस्टेक है ये नहीं करना है। अब कुछ टिप्स देता हूं जो 2025 के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो मैं अपना एक नजरिया बता दूं इन्फ्लेशन के अगेंस्ट, कि इन्फ्लेशन आपको यही रहना है, या तो थोड़ा सा बढ़ेगा या थोड़ा सा घटेगा इन्फ्लेशन इंडिया का। क्योंकि ये फेज इंडिया का ऐसा है जहां पे डेवलपमेंट आ रही है, तो कई बार ना आपको ऐसी चीजें देखनी पड़ेंगी जहां पे इन्फ्लेशन आपको इम्पैक्ट करेगा। तो ये तो मेरा नजरिया है कि ये आपको 2025 में भी आसपास ही इन्फ्लेशन रहना है। अब इसमें जो रिकमेंडेड चीजें हैं वो ये है कि आपको एक बहुत ही बैलेंस पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा। अब ईटीएफ तो हमारे पास बहुत सारे हैं, बट हाउ विल यू अंडरस्टैंड कि किसमें हमारा एलोकेशन 10% का होना चाहिए, किसमें 20% का होना चाहिए, किसमें 50% का एलोकेशन होना चाहिए। तो ये एलोकेशन बहुत जरूरी है। मैं धीरे धीरे एलोकेशन भी आपको बताऊंगा। तो जैसा मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया था कि आई एम ए इन्वेस्टमेंट बैंकर, तो आगे जाके मैं सेबी से रजिस्टर्ड भी हो जाऊंगा थोड़े टाइम के बाद, तो सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट भी हो जाऊंगा। तो मैं जो चीज़ें अभी सेबी मना करती हैं बताने के लिए, इंफॉर्मेशन देने के लिए, जब आप सेबी रजिस्टर्ड नहीं हो तो मैं अभी नहीं दे सकता हूँ। बट जैसे ही मैं सेबी रजिस्टर्ड हो जाऊंगा तो मैं आप लोगों के लिए और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाऊंगा, जहाँ पे मैं रिसर्च भी, अपने रिपोर्ट्स भी रखूंगा कि कौन कौन से स्टॉक्स आपको अभी बाई करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए। तो वो थोड़े टाइम के बाद हम उसको करेंगे। फिलहाल इस पे चलते हैं। तो ये आपको एक मजबूत पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा। अब चलते हैं कि मेरा कौन सा रिकमेंडेड ईटीएफ है 2025 के लिए। तो सबसे पहले अगर हम ब्रॉडर मार्केट ईटीएफ को चूज करते हैं तो हम देखते हैं कि निफ्टी 20, ये तो हमारे पास होना ही चाहिए। निफ्टी एक बैकबोन है, मार्केट का बैकबोन है। जिसने निफ्टी नहीं सीखा उसने तो कुछ भी नहीं सीखा। तो निफ्टी 20 ये आपके पास होना चाहिए। एमओ निफ्टी 500, अब एमओ निफ्टी 500 क्या है कि जो 500 स्टॉक्स का इंडेक्स है उसका ईटीएफ है। तो आपको 500 स्टॉक्स में डाइवर्सिफिकेशन मिल जाएगा। तो एमओ निफ्टी 500 आप रखें। जूनियर बीज बहुत जरूरी है। जूनियर बीज मतलब जो निफ्टी 50 के अंदर टॉप कंपनीज होती हैं, अगर वो निफ्टी 50 की क्राइटेरिया में नहीं आता है तो उसको जूनियर बीज में डाल देते हैं। तो जूनियर बीज भी बहुत जरूरी है। और स्मॉल कैप में भी आपका पैसा होना चाहिए। एलोकेशन इसमें थोड़ा कम रखेंगे बट रखना जरूरी है। ये ब्रॉडर मार्केट ईटीएफ हो गया। सेक्टोरियल मार्केट ईटीएफ में मैंने पीएसयू बैंक को रखा है, बिकॉज बहुत टाइम से ये जो है अंडर परफॉर्म कर रहा है। और बैंकिंग, किसी भी ग्रोइंग इकोनॉमी के लिए बैंकिंग बहुत जरूरी है। बैंकिंग को चलना ही चलना है। अगर इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो बैंकिंग को चलना ही पड़ेगा। विदाउट बैंक के चले आप एक ग्रोथ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। फार्मा बीज बहुत जरूरी है। अभी जैसा हमने देखा है कि कोविड टाइप के रिलेटेड कुछ वायरस अभी मिले हैं, तो फार्मा के ईटीएफ चलेंगे। ऑटो ईटीएफ चलेंगे, बैंक के ईटीएफ चलेंगे। तो ये सेक्टोरियल मार्केट में ये ईटीएफ आप रखें। थीमेटिक ईटीएफ में इंफ्रा बीज जरूरी है, बिकॉज जैसे जैसे इंडिया ग्रो कर रहा है तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ेगा। पूल्स, ब्रिज,
रोड, ये सारे चीज़ों पे काम हो रहा है, तो इंफ्रा भी ज़रूरी है, कंजम्पशन भी ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया में जो पॉपुलेशन है, तो लोग तो कंजम्पशन करेंगे ही ना, चीज़ों का आटा, दाल, चावल ये सब तो खरीदेंगे। ये सारी टाइप के जो स्टॉक्स हैं ये कंजम्पशन बीज में रहेंगे। एमओ डिफेंस डिफेंस सेक्टर ज़रूरी है, बिकॉज़ यू सी कि वॉर काइंड ऑफ सिचुएशन अभी चालू है हर जगह, तो हर लोग जो है अपने डिफेंस पे काम कर रहा है। मेक इंडिया ईटीएफ आप ले सकते हो, बहुत अच्छा है। अगर हम स्ट्रेटेजी ईटीएफ की बात करें तो कोटक निफ्टी अल्फा 50, ये वैसे स्टॉक्स में अपना पैसा लगाते हैं, उस तरीके के इंडेक्स हैं जो अल्फा जनरेट करते हैं मार्केट में। मैं बताऊंगा अल्फा क्या होता है, धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर करेंगे। आप लोग मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का लो वॉलेटिलिटी ईटीएफ भी आप रखें जरूर, बिकॉज ये लो वॉलेटाइल होते हैं, तो आपके पोर्टफोलियो को मैनेज करके रखेंगे, बहुत ज्यादा गिरावट में गिरेंगे नहीं है। आईसीआईसीआई प्रू निफ्टी 200 मोमेंटम, ये बढ़िया स्ट्रेटेजी ईटीएफ है। इसमें वैसे स्टॉक्स होंगे जो मोमेंटम में होंगे, जो ऊपर की तरफ चल रहे होंगे। जैसे आप एक एग्जाम्पल से समझो, अगर कोई इंसान चल रहा है, तो उसको दौड़ना अगर है तो वो थोड़ा सा पिकअप पकड़ेगा, दौड़ेगा, थोड़ा स्लो रहेगा। बट कोई अगर रनिंग कर रहा है ऑलरेडी, मतलब वो मोमेंटम में है, तो उसको जल्दी अपने टारगेट तक पहुंचना, जल्दी पहुंचेगा वो। उसी तरीके से जो स्टॉक्स मोमेंटम में होंगे उसका इंडेक्स बना हुआ है। तो ये अगर ईटीएफ आप सर्च करेंगे आईसीआईसीआई प्रू निफ्टी 200 मोमेंटम ईटीएफ, तो ये ईटीएफ आ जाएगा। उसी तरीके से जो चौथा ईटीएफ है स्ट्रेटेजी ईटीएफ में, वो आईसीआईसीआई प्रू निफ्टी 50 वैल्यू 20 ईटीएफ। वो ईटीएफ्स, वो स्टॉक्स जो अभी अच्छे वैल्यू पे, जो चल नहीं रहे हैं बट वो चलेंगे, जिसकी वैल्यू अच्छी है, तो वो ये ईटीएफ है। अब कमोडिटी ईटीएफ आपके पास होना ही चाहिए, गोल्ड बीज, सिल्वर बीज, ये तो मस्ट है पोर्टफोलियो हेजिंग के लिए, सबसे जबरदस्त चीज है। अब ये तो इंडिया का सब हो गया। ग्लोबल ईटीएफ में अगर हम करें तो मॉन 100, ये यूएस की कंपनी पे है, आईटी बेस। मस्ट ऑफ 50, ये आप रखें, ये भी जरूरी है ग्लोबल ईटीएफ, बिकॉज अगर इंडिया की मार्केट परफॉर्म नहीं कर रही है कुछ टाइम से, तो बाहर की मार्केट, फॉरेन की मार्केट से हम पैसा बनाएंगे, तो हमारे पोर्टफोलियो ओवर डाइवर्सिफाई रहेगा, तो गिरावट में बहुत ज्यादा गिरेगा नहीं, और जब ग्रोथ होगी तो हमारा ग्रोथ बहुत जबरदस्त होगा। तो ये हमारा रिकमेंडेड स्टॉक्स था। तो ये चीजें आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी, इन्फ्लेशन को कैसे हिज करेंगे ईटीएफ से। अब एक्शन लेने का टाइम आ गया है हमारे। तो हम आप लोगों से मैं बोलूंगा कि अच्छा पोर्टफोलियो बनाएं, और जो भी आप स्ट्रेटेजी आप फॉलो करना चाह रहे हैं ईटीएफ में या करते हैं, तो आप कमेंट में जरूर इसको डालें, ताकि जो और भी व्यूअर्स हैं वो भी देख करके इससे इंफॉर्मेशन लें। हमारा प्राइम फोकस यही है कि हम एजुकेशन स्प्रेड करें। तो जो लोग, जो व्यूअर्स हैं मेरे, और उनके पास अच्छी स्ट्रेटेजी जरूर शेयर करें, इससे दूसरों को भी तो नॉलेज मिलेगा, जो दूसरे व्यूअर्स हैं उसको नॉलेज मिलेगा। तो आप ज़रूर इसको अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी स्ट्रेटेजी बताएं कि आप कैसा एक्शन लेने वाले हैं। तो वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और भी जो मैंने अदर वीडियो बनाया है ईटीएफ के रिगार्डिंग, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कैसे करना है, कि जो भी चीज़ें हैं वो आप जा करके वीडियो ज़रूर देखें। तो थैंक्स मैं करता हूँ आप लोगों को वीडियो देखने के लिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तो अभी के लिए वीडियो को इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।